हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी श्रृंखला है, जिसमें हमने संवैधानिक इतिहास के बारे में पढ़ रहा था कि किस तरीके से संविधान का विकास हुआ था, किस तरीके से नहीं हुआ था। जिसमें मैंने आपको 1600 का चार्टर एक्ट और उसके बाद 1726 का चार्टर एक्ट और फिर 1773 का चार्टर एक्ट हमने क्या किया था, आपको पढ़ा दिया था। तो उसी से रिलेटेड पहले हम लोग क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं उसके बाद अगले स्लाइड्स पे, अगले क्वेश्चन पे, अगला हम लोग को जो पढ़ना है उस पे चलते हैं, फिर चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट पे। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बता दीजिएगा कि अगर मैं कहूँ कि भारत में, अगर मैं कहूँ किस एक्ट के तहत भारत में प्रशासनिक प्रशासनिक और राजनीतिक और न्यायिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, किस एक्ट के तहत प्रशासनिक, राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रिया की प्रारंभ हुआ, तो ध्यान देना प्यारे, उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट होगा। क्योंकि आपको पता है इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना किया गया था, गवर्नर जनरल की नियुक्ति, गवर्नर से गवर्नर जनरल बने थे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हुई थी, यहीं पर हुई थी। अब इसी एक्ट के तहत कर सकते हैं भारतीय मूल क्षेत्र में पहली बार प्रशासनिक, शासनिक और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास किया गया था। तो यहाँ तक की बातें हम लोग कर लिए थे। अब इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जस्ट इसके बाद अगला एक्ट जो हमारा है, जो हम लोग को पढ़ना है, तो हम आपको रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा दिए थे प्यारे। हम लोग को आज पढ़ना है क्या, एक्ट एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो एक्ट ऑफ 1781 पढ़ना है। इसका आप लोग विधिवत अच्छे से नोट्स बनाइएगा और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आने वाले होंगे, जो है पीसीएस हो, आरओ हो, चाहे कोई भी वन एग्जाम हो, वो सारे क्वेश्चनों को अच्छे से आप यहाँ से अगर पढ़ने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद आप कवर कर ले जाएंगे ना। तो देखिएगा, अगर मैं कहूँ सबसे पहला हमारे पास ये आज का जो एक्ट है, तो एक्ट हमारे पास क्या है प्यारे, क्या क्वेश्चन है, एक्ट है, क्या है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो सबसे पहली बात है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया क्यों गया था, तो ध्यान देना है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था, ध्यान देना है, इसे ब्रिटेन के पीएम एवं अध्यक्ष एडवर्ड वर्क के सुझाव पर इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट तो इसे लाया क्यों गया था, क्योंकि ध्यान देना है, जो सुप्रीम कोर्ट था, जो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना किया गया था, तो वहाँ की जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, तो ये बार बार गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर रहा था, उसके कामों को, गवर्नर जनरल के कार्यों को करने में क्या कर रहा था, बाधा डाल रहा था। तो इसीलिए इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ही गवर्नर जनरल के परिषद से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया और कहा गया इस एक्ट के तहत कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक प्रक्रिया करेगी, और न्यायिक प्रक्रिया केवल फोर्ट विलियम के अधीन ही रहेगा। फोर्ट विलियम जो वहाँ बनाया गया था, उनको रहने के निवास स्थान था, तो बस उनका नियम जो था वहीं तो लागू, क्योंकि जो 1774 में जो रेगुलेटरी एक्ट की स्थापना की, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, तो उस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि इनको सिर्फ फोर्ट विलियम में अगर कोई भी सैनिक मामला, किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, उन समस्या के निवारण के लिए बनाया गया था। पर ये इसके अलावा, फोर्ट विलियम के अलावा जो भारतीय जनता के भी अगर कोई मुद्दे होते थे, तो उनको भी सुनते थे सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए यहाँ पे इस एक्ट के तहत ये सुनते थे। और दूसरी बात, ये बार बार गवर्नर जनरल के काउंसिल के, जो भी गवर्नर जनरल के काउंसिल कार्य करते थे, तो उनमें ये क्या करते थे, बाधा डालते थे। तो इनको लगा कि ये प्रक्रिया गड़बड़ है, तो इसीलिए क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को एकदम गवर्नर जनरल के परिषद से अलग कर दिया गया और कहा आपका जो न्यायिक क्षेत्र है वो केवल फोर्ट विलियम तक ही क्या करेगा, सीमित रहेगा। तो इन सभी पॉइंट को, जितना मैंने आपको पॉइंट बताया, इसको नोट कर लेते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट यही है, यह ब्रिटेन के पीएम एवं एडवर्क के अध्यक्षता में लाया गया था। तो अगर पूछा जाए, इसे ध्यान देना किसके अध्यक्षता में लगाया था, तो एडवर्ड वर्क बोलते हैं इनको, इनका पूरा नाम क्या है, एडवर्ड वर्क।
तो ध्यान देना है एडमंड वर्क के अध्यक्षता में इसे क्या किया गया था, लाया गया था। और इसमें क्या किया गया था, ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को क्या किया गया था, इसमें इसके तहत कार्य क्या किया गया था प्यारे, तो कार्य क्या किया गया था, तो पहला कार्य इसके तहत ये किया गया, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को गवर्नर जनरल, क्या हुआ था भैया, ध्यान देना है, गवर्नर जनरल के परिषद से अलग कर दिया गया था। तो ध्यान देना है इसके तहत क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र थे प्यारे, सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र थे उसे ध्यान देना है उसके गवर्नर जनरल के परिषद से बिल्कुल क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। क्यों अलग कर दिया गया था भाई, ध्यान देना, अलग करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, तो अलग करने के पीछे उद्देश्य क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट के जो थे इनमें भी ध्यान देना ये क्या करते थे, गवर्नर जनरल जो भी कार्य करते थे ना वो इनमें आंचे डाल देते थे, इसे रोक देते थे। क्यों रोक देते थे, इसीलिए जो गवर्नर जनरल सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को क्या किया, गवर्नर जनरल के अधिकार परिषद से क्या कर दिया गया, बिल्कुल अलग कर दिया गया। और दूसरी बात इसमें मैंने आपको एक चीज और समझाया, क्या समझाया कि ध्यान देना इनका जो अधिकार क्षेत्र रहेगा वो ध्यान देना फोर्ट विलियम तक ही रहेगा ना, तो लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र फोर्ट विलियम तक ही सीमित रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को कहां तक सीमित कर दिया गया, तो ध्यान देना है फोर्ट विलियम तक, जो फोर्ट विलियम बनाया गया था उसी तक आपकी न्यायिक प्रक्रिया काम करेगी। आप किसी भी प्रकार के कोई भी भारतीय जनता का मामला अगर न्यायिक मामला होगा तो आप वहां पे सुनेंगे नहीं, ठीक है। इस एक्ट के तहत प्यारे यही ध्यान देना, ये दो काम किए गए, एक तो ये और एक ये दोनों काम किए गए। तो ध्यान देना है इस एक्ट के तहत अगर पूछा जाए कौन कौन से काम किए गए हैं, तो यही दोनों एक्ट काम किए गए हैं ना। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को गवर्नर जनरल के परिषद से बिल्कुल क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को यह कह दिया गया कि यह एक्ट केवल फोर्ट विलियम के एरिया तक ही मतलब क्या रहेगा, सीमित रहेगा। तो ये दोनों काम किए गए। पूछा जाए किसके सुझाव पे लाया गया था, तो ध्यान देना है यह ब्रिटेन के पीएम एवं एडमंड वर्क के अध्यक्षता पे क्या किया गया था, इसे लाया गया था। तो मुख्यतः इस एक्ट के तहत यही बातें की गई थी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत यही बातें की थी। अब अगला जो एक्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आइए अब समझते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किन बातों को समझाया गया और क्या कहा गया। देखिएगा, अगर मैं पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 के तहत बात कहूँ तो ध्यान देना प्यारे, अगर मैं आपसे कहूँ तो ये ध्यान देना है, ये सुझाव जो था ये ध्यान देना है, यह एक्ट ध्यान देना किसके सुझाव पे लाया गया था, तो यह सुझाव ध्यान देना इसे विलियम पिट्स ब्रिटेन के ध्यान देना पीएम थे, विलियम पिट्स ब्रिटेन के पीएम थे और उनके सुझाव पर यह एक्ट को क्या किया गया था, लाया गया था। विलियम पिट्स जो ब्रिटेन के पीएम थे उनके सुझाव पर इसे लाया गया था। और इसे मुख्यतः इसलिए लाया गया था कि 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, उनके खामियों को दूर करना था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके खामियों को क्या करना था, दूर करना था। मैंने उसमें आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था कि क्या था, सीओडी थी। सीओडी एक संस्था था, कोड ऑफ डायरेक्टर। तो सीओडी जो संस्था था, तो सीओडी संस्था को जब बनाया गया था तो उसमें क्या होता था, ये लोग जो भी होता था एक प्रकार से वहाँ पे जो प्रशासनिक राजनीतिक सभी मामले होते थे ये सीओडी देखता था। पर सीओडी को नियंत्रण करने के लिए किसी भी प्रकार का सीओडी अगर गलत कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उसके देखभाल के लिए उन्होंने कोई नियम नहीं बनाया था। तो इसीलिए सीओडी को नियंत्रण करने के लिए इन्होंने एक नई संस्था गठन करते हैं जिसका नाम क्या था, बीओसी। तो आइए पहले समझते हैं, 1 पॉइंट लिखते भी चलते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात यही हो गया कि पूछा जाए इस एक्ट को किसने लाया था, तो ध्यान देना है यह एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए
लाया गया था। अगर पूछा जाए पहली बात यह एक्ट क्यों लाया गया था, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए लाया गया था कि यह रेगुलेटरी एक्ट की जो भी कमियां थी उसे क्या करना था प्यारे, दूर करना था, इसलिए इसको क्या किया गया था, लाया गया था। दूसरी बात अगर पूछा जाए किसके अध्यक्षता में लाया गया था, तो ध्यान देना इसे विलियम पिट्स, ध्यान देना है यह एक्ट ब्रिटेन के पीएम विलियम पिट्स के अध्यक्षता में लाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि यह एक्ट किसके अध्यक्षता में लाया गया था, तो ब्रिटेन के पीएम जो थे, ब्रिटेन के पीएम विलियम पिट्स के अध्यक्षता में इसे क्या किया गया था, लाया गया था, इस एक्ट को लाया गया था। अब देखिए जब लाया गया था इसमें समस्या क्या थी, इस चीज को दूर करना है हमको, तो ध्यान देना है इसमें जो कार्य हुआ, इसके तहत जो कार्य हुआ, क्या क्या कार्य हुए, यही हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए सबसे पहला काम किसके क्षेत्र में हुआ, सीओडी। अब ध्यान देना है सीओडी को ध्यान देना नियंत्रण करने के लिए किसका गठन किया गया था, बीओसी का। सीओडी को नियंत्रण करने के लिए सीओडी को नियंत्रण करने के लिए बीओसी का गठन किया गया। ध्यान देना है क्या किया गया कि सीओडी के नियंत्रण करने के लिए बीओसी का क्या किया गया, गठन किया गया। अब बीओसी का गठन किया गया तो क्यों किया गया भाई, और सीओडी क्या कर रहा था, तो ध्यान देना अगर मैं आपसे कहूँ, पहली बात कहूँ तो एक संस्था आपके सामने है क्या, सीओडी। तो सीओडी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ध्यान देना जो सीओडी है इसे हम लोग कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे। यह क्या करता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं वाणिज्य मामले को देखता था। ये क्या करता था, व्यापारिक एवं वाणिज्य मामले को देखता था। क्योंकि ध्यान देना सीओडी के गठन भी कौन के थे, जो कंपनी को 1000 शेयर कंपनी वाली शेयर पाउंड वाली कंपनी थी, जो शेयर होल्डर थे ना, वही सीओडी की नियुक्ति करते थे। तो ध्यान देना है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे ये क्या करते थे, तो ध्यान देना है यह व्यापारिक एवं वाणिज्य मामले देखते हैं। ध्यान देना है अगर देखा जाए तो ये जो सीओडी था, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, ये व्यापारिक और वाणिज्य मामले देखते थे। अगर मैं आपसे कहूँ सीओडी की नियुक्ति, तो ध्यान देना है कि संसद के तहत किया जाता था। पर अगर इसमें देखा जाए कि इनको चुनते कौन थे, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर थे ना, वही सीओडी का गठन करते थे। अब बताइए जब अब सीओडी का गठन ही हुआ, किससे हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। तो मतलब कह सकते हैं सीओडी के जो लोग होंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग होंगे। तो मिलीजुली सरकार की तरह क्या करते होंगे, काम करते होंगे, प्रॉफिट लेते होंगे। तो इससे क्या हो रहा था, ब्रिटेन की संसद को या ब्रिटेन सरकार को इससे लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था। तो क्या करते, इसको नियंत्रण करने के लिए इन्होंने क्या कहा, सीओडी को नियंत्रण करने के लिए किसका गठन किया, बीओसी का। तो बीओसी क्या करेगा भैया, बीओसी, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ध्यान देना बीओसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, ये प्यारे ध्यान देना है, ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश जब हुई थी भारत में, तो ये यहाँ पे जो क्या करती थी, तो यहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियाँ थी, किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, किस प्रकार से नहीं, और किस प्रकार के राजनीतिक क्षेत्र में विकास करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए किसकी नियुक्ति की गई, बीओसी की। तो ध्यान देना है यह राजनीतिक गतिविधियां, तो ध्यान देना है यह राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान देती थी।
तो अगर आपसे पूछा जाए राजनीतिक गतिविधि ध्यान देने के लिए किसका गठन किया गया था, बीओसी गठन किया गया था। और इस बीओसी में ध्यान देना है, अगर बीओसी में अगर मैं आपसे कहूँ तो इसमें ध्यान देना है कुल कितने सदस्य थे, इसमें ध्यान देना कुल 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। और ये 6 सदस्य थे ना, वो ध्यान देना 3 क्षेत्र से आए थे। कितने क्षेत्र से आए थे भैया, 3 क्षेत्र से आए थे। तो ये कौन से थे, एक तो वित्त मंत्री था, एक वित्त मंत्री था, दूसरा कौन सा था हमारे पास, राज्य मंत्री था, राज्य मंत्री था। और तीसरा हमारे पास जो थे, ध्यान देना, इसको बोलते हैं प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल। तो ध्यान देना, एक तो मेंबर होता था किसका, वित्त मंत्री का, एक किसका होता था, राज्य मंत्री का, और 4 क्या होते थे, प्रीवी काउंसिल। तो ये सभी सदस्य किसके होते थे, संसद होते थे। और संसद अब क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित करने के लिए धीरे धीरे अपने जो क्षेत्र अधिकार थे उसे क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो खोला गया था, वो ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटेन के कुछ व्यापारी लोग खोले थे। अब व्यापारी लोग जब खोल रहे थे तो इन्होंने क्या किया था, संसद को क्या किया था, संसद को वहां से जो भी कमाई होगी उसके बदले में कुछ एवज में देने का वादा किया। और वो सही तरीके से देख रहे थे कि संसद को उसके हिसाब से जो ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। और उनका विकास, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर थे उनका विकास कहीं ना कहीं ब्रिटेन में बड़ी तेजी से हो रहा था, बाकी लोगों को विकास नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बीच में भ्रष्टाचारी था। तो इसी को दूर करने के लिए उन्होंने किस संस्था को लाया, बीओसी को लाया। अब बीओसी में कुल कितने सदस्य, 6 सदस्य थे। अब ये 6 सदस्य जो थे उसमें से एक वित्त मंत्री होता था, एक राज्य मंत्री होता था, और 4 क्या होते थे, प्रीवी काउंसिल होते थे। बात समझ आ रहा है। तो ध्यान देना, दूसरा काम क्या होगा, तो पहला काम किसके क्षेत्र में हो गया, सीओडी। तो सीओडी नियंत्रण करने के लिए किसका गठन किया गया था, बीओसी का। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा किस एक्ट के तहत सीओडी को नियंत्रण करने के लिए बीओसी का गठन किया गया था। तो आप बता सकते हैं सीओडी को नियंत्रण करने के लिए बीओसी का गठन, ध्यान देना है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया था। इसके अलावा अगर मैं अगला काम आपसे पूछना चाहूँ, अगला काम क्या किया गया, तो तीसरा काम क्या, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ना, गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 थी। गवर्नर जनरल की परिषदों की संख्या कितनी थी, 4 थी। तो उसे घटाकर कितना कर दिया गया, इस एक्ट के तहत 3 कर दिया गया। तो ध्यान देना है, गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था, 3 कर दिया गया था। तो ध्यान देना है, गवर्नर जनरल की जो परिषद की संख्या थी उसे 4 से घटाकर क्या कर दिया गया था प्यारे, 3 कर दिया गया था। इसी एक्ट के तहत किया गया था। अब इसी में ध्यान देना है, गवर्नर जनरल को ध्यान देना है, वीटो पावर दिया गया। गवर्नर जनरल को क्या दिया गया, वीटो पावर दिया गया। मतलब आप कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल की शक्तियों को क्या कर दिया गया भैया, तो गवर्नर जनरल की शक्तियों को और ही क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। और ध्यान देना, यहीं पर अगर कहा जाए, देखिएगा ये दोनों एक्ट में आते हैं प्यारे। अगर मैं आपसे कहूँ तो कंपनी को उपहार लेने से प्रतिबंध, तो कंपनी से उपहार लेने के लिए प्रतिबंध अगर देखा जाए तो हमारा जो 1773 का रियलिटी एक्ट है उसके तहत भी आता है। और 1700 जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, इसके तहत भी कंपनी को उपहार लेने से क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध कर दिया गया था। तो ध्यान देना है। मैं अगला स्लाइड यूज कर लेता, आप लोग शार्ट कर लेना चाहे तो ले लीजिए पहले, इस एक्ट के तहत। चलिए अब देखिएगा, अगली पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक एक्स्ट्रा पेज लेकर मैं लिख लेता हूँ। अगर ध्यान देना, यहीं पर एक बात और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसी एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने से क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ध्यान देना है, अगर आपसे कहा जाए तो कंपनी के जो कर्मचारियों को उपहार लेने से क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसी एक्ट के तहत लगा दिया गया था। अगर एक बात यहाँ सबसे बड़ी बात कहा जाए ना, तो जो द्वैध शासन का प्रारंभ था ना, तो अगर पूछा जाए द्वैध शासन भारत में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पूरी तरीके से क्या किया था, एवलोट हो गया था, पूरे भारत में लगने लगा था।
तो ध्यान देना, पहले 1774-73 के साथ देखेंगे तो बंगाल वाले क्षेत्र में क्या हुआ था, द्वैध शासन के प्रारंभ हो गया था। पर इस एक्ट के तहत कहा जाए तो इस एक्ट के तहत प्यारे ध्यान देना, संपूर्ण भारत में क्या हुआ था, द्वैध शासन लागू हो गया था। तो ये रहा जो पॉइंट था आपके इसके पहले। तो ध्यान देना है, ये हमारा क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कहा जाए ये एक्ट रियलिटी एक्ट के खामियों को दूर करने के लिए लाया गया था। और उस समय कौन लाया था, तो उस समय वहाँ के पीएम थे विलियम पिट्स। तो विलियम पिट्स की अध्यक्षता में लाया गया था, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया था प्यारे क्या, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसको मुख्यतः इसलिए लाया था 1700 जो सीओडी संस्था थी, तो सीओडी को नियंत्रण करने के लिए किसको लाया गया था, बीओसी को लाया गया था। और इसके तहत ये बता दिया गया कि सीओडी क्या काम करेगा और बीओसी क्या काम करेगा। तो सीओडी क्या काम करेगा भैया, वो व्यापारिक और वाणिज्य मामले देखेगा, व्यापार, क्योंकि व्यापार बारे में उनको अच्छी जानकारी थी, तो व्यापारिक मामले देखेंगे। जबकि ध्यान देना जो बीओसी होगा वह राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान देगा। और इसमें 6 सदस्य रखे गए, वित्त मंत्री एक था, एक राज्य मंत्री था और 4 क्या थे, प्रिवी काउंसिल थे। और यहीं पर गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उनकी संख्या को घटाकर 4 से कितना कर दिया गया है, 3 कर दिया गया है। और गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। एक बात यहाँ पे स्टार पॉइंट पे लिख सकते हैं आप लोग, आरएस पॉइंट में क्या लिख सकते हैं प्यारे, आरएस पॉइंट में। अब 2 बातें ध्यान देना प्यारे, 2 बातें आरएस पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि ध्यान देना, अगर पूछा जाए गवर्नर जनरल की संख्या कब बढ़ाई गई कब घटाई गई, तो ध्यान देना है अगर गवर्नर जनरल की संख्या अगर देखेंगे तो गवर्नर संख्या में अगर वृद्धि की बात करेगा तो वृद्धि आपका बताएंगे 1773 एक्ट में। 1773 एक्ट में क्या किया गया, वृद्धि किया गया। और गवर्नर जनरल की संख्या में अगर पूछा जाए कमी, संख्या में अगर कमी पूछता है प्यारे, तो ध्यान देना है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया, कमी किया गया। तो ध्यान देना कब संख्या बढ़ी और इसकी कम घटी, तो ये याद रखना है कि गवर्नर जनरल की संख्या जो थी वृद्धि कब हुई 1773 में, और कमी कब होगी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हो गया, कमी हो गया। अगर यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हो प्यारे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अगला एक्ट देखते हैं 1700 क्या देखते हैं, 93 का चार्टर एक्ट। हाँ चलिए सही है। आइए अब हम लोग देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। अब देखिए कि 1793 के चार्टर एक्ट के तहत अब क्या क्या बातें की गई। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या करेगी, 1773 चार्टर एक्ट जब 93 का आता है तो इस एक्ट के तहत अब क्या करेगी, कंपनी जो है ना वो संसद से क्या करेगी, कुछ अपने लिए क्या करेगी, मांग करेगी। और उस मांग के तहत क्या करेगी, कुछ संसद को उसके बगल में उपहार भी देने का क्या करेगी, वादा करेगी। तो देखिएगा इसको अगर मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं कि अगर 1793 का चार्टर एक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर याद करना है तो आप इसे एक शब्द है जिसका नाम है मोसाज। क्या है प्यारे, मोसाज। इस मोसाज शब्द से आप इसको पूरी तरीके से याद कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या बातें की। तो ध्यान देना, यम से क्या हो गया, यम से क्या हो गया भैया, यम से क्या हो गया, मोनोपोली। क्या हो गया, मोनोपोली। तो मोनोपोली का मतलब क्या हो गया भैया, ध्यान देना है, मोनोपोली का मतलब ये हो गया कि ध्यान देना पहला काम किया गया 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ध्यान देना 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया, बढ़ा दिया गया। मतलब इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि अब हम 20 वर्ष तक लगातार अभी व्यापार हम ही लोग करेंगे, यूरोप की या ब्रिटेन के और कोई मेंबर वहां भी जाके व्यापार नहीं कर सकता, सिर्फ करेगा तो कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। तो ध्यान देना है पहली काम इन्होंने क्या किया, 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार को बढ़ा दिया गया। क्या किया गया भैया, बढ़ा दिया गया। तो पहला काम तो इसमें क्या किया गया, 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार को क्या किया भैया, बढ़ा दिया गया कि अब 20 वर्ष तक व्यापार अभी कौन करेगा, तो 20 वर्ष तक व्यापार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसके अलावा कोई भी ब्रिटेन का मेंबर क्या करेगा, व्यापार नहीं करेगा। इसके अलावा दूसरी बात क्या किया भैया, ये से क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम क्या, सैलरी। क्या बोलते हैं, सैलरी। तो सैलरी के क्षेत्र में, वेतन के क्षेत्र में क्या किया गया, कहा बीओसी का जो वेतन होगा ना, तो जो बीओसी का वेतन होगा, अभी इसके पहले जो बीओसी का गठन किया गया था सीओडी को नियंत्रण करने के लिए, तो उसका वेतन जो था कौन सा दे रही थी, ब्रिटेन की संसद दे रही थी। अब ब्रिटेन की संसद ने कहा भैया बीओसी का गठन ही कहा किया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास के लिए, उत्थान के लिए, तो इसके पैसा हम क्यों दें। तो इसका पैसा जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी कमा रही है, भारत के राजस्व से कमा रही है, उसका वेतन अब कहाँ दिया जाएगा, भारत के राजस्व से। तो जो बीओसी का वेतन था, तो ध्यान देना प्यारे, बीओसी का
वेतन, बीओसी का वेतन, आप लिख सकते हैं बीओसी के वेतन भारतीय 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 और भारतीय राजस्व से राजस्व से दिया जाएगा, दिया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि बीओसी का जो वेतन होगा भारतीय राजस्व दिया जाएगा, क्योंकि इसके पहले जो वेतन दिया जाता था कौन देती थी? ब्रिटेन संसद देती थी, क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन किया था? ब्रिटेन संसद ने की थी, इसलिए वेतन कौन देता था? ब्रिटेन संसद दे देती थी। पर ब्रिटेन संसद को लगा कि अब इसका वेतन कौन देना चाहिए? ईस्ट इंडिया कंपनी देगी, क्योंकि ये बनाया ही गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के लिए बनाया गया है। इसलिए तो बीओसी का वेतन कौन देगा? भारतीय राजस्व दिया जाएगा। ये बात किस एक्ट के तहत किया गया? 1793 एक्ट के तहत किया गया। इसके बाद तीसरी पॉइंट इसमें क्या गया भैया? तो ए का मतलब क्या हो गया प्यारे? एडवांस। क्या हो गया? एडवांस। एडवांस मतलब ध्यान देना है इसमें क्या अग्रिम कहा गया कि 5 लाख पाउंड संसद को प्रतिवर्ष क्या दिया जाएगा? पहले दिया जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। तो इन्होंने क्या किया है? अग्रिम 5 लाख पाउंड 5 लाख पाउंड प्रतिवर्ष अग्रिम दिया जाएगा ब्रिटेन के सांसद को। मतलब बात समझ रहे हैं कि व्यापार जैसे मान लीजिए 1 ईयर है, तो व्यापार अगर जैसे हमको इस बार चालू करना है, तो चालू करने से पहले हमको क्या करना है? एडवांस में पैसा क्या करना है? जितना हमको वहाँ पे लाभ होता था, जो संसद को देना होता था, उतना हमको पहले देना है। अब पर कितना देना है भैया? तब 5 लाख पाउंड। तब 5 लाख पाउंड क्या होना होगा? प्रतिवर्ष हमको क्या करना पड़ेगा? एडवांस में देना होगा। और तब ईस्ट इंडिया कंपनी साल भर क्या करेगी? व्यापार करेगी। और उसके बाद चौथी बात क्या किया गया? जी से क्या हो गया प्यारे? गवर्नर। तो ध्यान देना है, गवर्नर जनरल की शक्ति का वृद्धि कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वृद्धि कर दिया गया। अब देखिएगा 1700, अब गवर्नर जनरल के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ तो पहले क्या था? सिर्फ गवर्नर था। तो ध्यान देना, गवर्नर जनरल के बारे में बात करते हैं तो गवर्नर जनरल के बारे में क्या क्या बात आ रही है भैया? पहली पॉइंट क्या रहा है कि पहला 1773 के रियलिटी एक्ट के तहत गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गया, जबकि वही 1784 अगर देखा जाए 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत तो देखा जाए इसे वीटो पावर मिल गया। और इसके बाद देखा जाए तो 1793 एक्ट के तहत इसकी शक्तियों में और क्या कर दिया गया? वृद्धि कर दिया गया। तो ध्यान देना है, अगर 1793 के चार्टर एक्ट से अगर आप याद करना चाहते हैं तो मोसाज को याद कर लीजिएगा, आपके यहाँ से आ जाएगा। तो मो से क्या हो गया? मोनोपोली हो गया। एस से क्या हो गया? सैलरी हो गया। ये से क्या हो गया? एडवांस हो गया। और जी से क्या हो गया? गवर्नर जनरल। तो ये मुख्यतः इसके तहत 4 काम किए गए। तब प्यारे अब बताओ, अगला एक्ट जब भी आएगा, अब 20 वर्ष के बाद आएगा, तो 93 में अगर हम लोग 20 जोड़ते हैं, इसका मतलब वो क्या रहा बेटा? 13 रहा है। मतलब अगला एक्ट कब आने वाला होगा? 1813 में। अब देखिएगा 1813 में क्या करिए? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ब्रिटेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा शोषण कर रही है, तब पूरी तरीके से जो संसद होगी ब्रिटेन की, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करेगी? अपने नियंत्रण में लेने की पूरी तरीके से क्या करेगी? प्रयास करेगी। और भारत में अब संसद अपने आप में क्या करेगी? अब डोमिनेट करेगी और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे क्या होगी? डाउन होगी। क्योंकि मैं शुरुआत में आपको बताया था कि 1773 रेगुलेटरी एक्ट से लेकर 1858 तक, 1858 के एक्ट तक देखेंगे तो वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता है। और फिर 1858 से लेकर आप 1947 तक देखेंगे तो ब्रिटिश ताज आ जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं अब इधर से ब्रिटिश ताज जो है अब किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को डोमिनेट करेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य डाउन होगा और ब्रिटिश संसद का आधिपत्य जो होगा क्या होगा? बढ़ेगा। तब देखेंगे धीरे धीरे अब ब्रिटिश संसद क्या करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नकेल कसना चालू करेगी और उसे नियंत्रण करने का प्रयास करेगी। देख रहे हैं यहाँ से धीरे धीरे अब क्या करें? एडवांस पैसा ले रही है, सैलरी कहाँ से दिलवाने की कोशिश कर रही है? जो ईस्ट इंडिया कमा रही है उससे दिलवाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वृद्धि करने की कोशिश कर रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला एक्ट। अगला एक्ट में क्या है भाई? अगला एक्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम। अब ध्यान देना, 1813 का जो चार्टर अधिनियम है ना प्यारे, इसको याद करने के लिए बड़ा अच्छा एक तरीका है और उसको तरीकों को मैं भी बताता हूँ, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। तो कैसे याद करेंगे और उसके तहत क्या क्या बातें कहेगी, क्या क्या नहीं कहेगा। तो ध्यान देना है, इसको याद करना है प्यारे। तब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं,
चाची को मिस करता हूँ। ध्यान देना क्या करता है वो, चाची को एक बार मिस करता हूँ शिक्षा के लिए। किसके लिए करता हूँ प्यारे, शिक्षा के लिए। तो ध्यान देना चाची को मिस करता हूँ एक बार शिक्षा के लिए। तो ध्यान देना है, अगर देखा जाए यहाँ से आप वो सारे पॉइंट को अब लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिएगा क्या है, पहला क्या है, ध्यान देना भैया चाची। तो चाची मतलब क्या हो गया भैया, चाह से क्या होगा चाय और ची से क्या हो गया चीनी, तो चीन। तो ध्यान देना है चाय एवं चीन, चाय एवं चीन को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। चाय एवं चीन को छोड़कर व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान देना है, पहला काम क्या किया कि चाय और चीन को छोड़कर व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया। मतलब अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है प्यारे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, वह चाय का व्यापार अभी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चीन के साथ भी व्यापार कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसके अलावा और जो भी मसाले के व्यापार है, अन्य प्रकार के सूती काटन के जो भी व्यापार है, अब ब्रिटेन का कोई भी मेंबर आके भारत में पूर्वी देशों में व्यापार कर सकता है। पर अभी भी चाय के ऊपर नियंत्रण और कह सकते चीन से जो व्यापार था अभी भी कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या करेगा। और इसके बाद ध्यान देना है, इसके बाद ध्यान देना, एक बार मिस करता हूँ, क्या करता बेटा, मिस। ध्यान देना मिशनरियों को कहाँ भेजा गया भैया, भारत में। क्या किया गया, मिशनरियों को कहाँ, ईसाई मिशनरियों को भारत में भेजा गया, किसके, धर्म के प्रचार के लिए। तो ध्यान देना है, अगर पूछे मिशनरी भारत कब आए, तो ध्यान देना कब आए थे भैया, तो ध्यान 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। तो क्या लिखेंगे, ईसाइयों को भारत भेजा गया धर्म प्रचार के लिए। तो ध्यान देना है, ईसाइयों को भारत भेजा गया, किसके लिए भेजा गया था, ईसाइयों को भारत इसीलिए भेजा गया था धर्म प्रचार के लिए। अब एक बात ध्यान देना है, इसमें एक भी बात ये भी कहा गया, अगर ध्यान देना ईसाइयों को कहाँ भेजा गया, भारत भेजा गया। तो अगर जिस भी व्यक्ति के, ध्यान देना है, अगर जिस भी घर के, जिस भी परिवार के अगर उसके पिता की मृत्यु हो जा रही है, जिस भी परिवार के उसके पिता की अगर मृत्यु हो जा रही है, तो अगर वो बच्चा, उस परिवार के लोग अगर ईसाई धर्म को नहीं अपनाते हैं, ध्यान देना है, अगर किसी परिवार के अगर उस बच्चे के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो अगर वो लोग, ध्यान देना है, अगर वो लोग ईसाई धर्म नहीं अपनाते हैं, तो उसे अपने पिता की ही जो संपत्ति है उसे नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे ब्रिटिश खजाने में क्या किया जाएगा, अधिक मिला लिया जाएगा। क्या मतलब जिस पिता का, अगर कह सकते सीधी कहते, जिस व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो जाती है, उनकी अपनी पिता की संपत्ति तभी पाएगा जब वो क्या करेगा, ध्यान देना है, क्या करेगा, जब ईसाई धर्म को क्या करेगा, अपनाएगा, तभी उसे मिलेगा। तो सोचिए कितनी कठोर प्रक्रिया है। ईसाई धर्म को प्रचार तो ठीक है प्रचार करो भाई, धर्मनिरपेक्ष। अब तो इंडिया हमारा सेकुलरिज्म देश है। आर्टिकल 25 के तहत देखते 1825 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अभी आपको जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो वहाँ समझाऊंगा। भाई हमारे क्या धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब ये होता है जहाँ पे किसी भी धर्म को मान्यता न दी जाए, सभी धर्म अपने आप में क्या हो, एक समान हो, चाहे वो कोई भी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी को एक समान वर्ग, जितना भी अपने धर्म का प्रचार करना है करो। पर हाँ, किसी के ऊपर जबरदस्ती धर्म के जो प्रावधान है उसको जबरदस्ती किसी ऊपर थोपिए नहीं। मतलब किसी भी व्यक्ति का जबरदस्ती आप धर्म के लेकर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ हम देख रहे हैं कि सीधी तरीके से इतना तेज डोमिनेट कर रहे हैं, कह रहा है धर्म प्रचार के लिए तो आया है, पर ये बात साथ में क्या कह दिया गया, अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान दीजिएगा, कहा गया अगर कोई भी परिवार का कोई भी पिता, अगर उसकी मृत्यु हो जा रही है पिता की, तो उसके पुत्र को उसके पिता की संपत्ति तभी मिलेगी जब वह ईसाई धर्म को अपनाएगा। अगर ईसाई धर्म नहीं अपनाता है तो उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जा रहा है। तो सोचिए एक तरीके से कहीं ना कहीं भारत में धीरे धीरे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं।
बात समझ पा रहे हैं भैया? तो ध्यान देना, इसके लिए दूसरा क्या है, ईसाइयों को भारत भेजा गया, धर्म प्रचार के लिए क्या किया गया, भेजा गया। अगर दूसरी बात हम लोग यहीं पर करेंगे तो दूसरी बात हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना है भारतीय शिक्षा और साहित्य के लिए। तीसरी पॉइंट इसमें क्या किया भैया, देखो शिक्षा के लिए ना, चाची को एक बार मिस करता हूँ शिक्षा के लिए, तो ध्यान देना क्या करेंगे, यहीं पर भारतीय शिक्षा के लिए भारतीय शिक्षा एवं साहित्य विकास के लिए 1 लाख प्रति वर्ष दिया जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि इन्होंने क्या कहा कि भारतीय शिक्षा के साहित्यिक विकास के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा। अब सोचो कितनी खतरनाक बात भाई। अब साहित्यिक विकास, आपको लग रहा है कि जो 1 लाख रुपया दिया जा रहा है भारतीय शिक्षा के विकास के लिए, ये भारतीयों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। कि जो ब्रिटिश थे, हम जानते हैं, उन्होंने क्या बोलते थे, अंग्रेज है। अब अंग्रेज इंग्लिश बोलेंगे तो भारतीय भाई हिंदुस्तानी है, हम लोग हिंदुस्तानी, हम लोग तो हिंदी की जननी है, हम लोग तो हिंदी जानते हैं। अब हिंदी जानते हैं तो लोग अंग्रेज इंग्लिश बोलते थे, तो हम लोग को पता समझे नहीं आता था ना जी कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो ये अपने व्यापार को सुगम रूप से चला पाए, सही तरीके से संचालन कर पाए, इसलिए वो चाहते थे कि जो भारतीय है वो भी अगर इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन का जो माध्यम होगा आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए 1 लाख रुपया दे रहे थे आपको पढ़ाने के लिए, हम लोग को पढ़ाने के लिए। पर उनका कोई इंटेंशन ये नहीं था कि भारतीयों का विकास हो। अब देखो जी, एक सीधी सीधी बात है, अगर कोई भी व्यापारी होगा तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? अगर कोई भी व्यापारी होगा तो उसका प्राथमिक उद्देश्य यही होगा प्यारे ना, कि वो अधिक से अधिक क्या करे, लाभ कमाए। अगर इसमें किसी का शोषण हो रहा है तो होने दो। अब ये चीज आपको अगर देखना है, इसकी झलक देखना है, तो आप चले जाइएगा कहाँ, आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को, तो देखेंगे वहां जरा अमेरिका को ले लीजिए। अमेरिका क्या है, पूंजीवादी देश है। वहीं अगर रूस कहे जाए तो समाजवादी देश है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। जबकि अमेरिका क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कोई भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो उसका प्रथम उद्देश्य होता है लाभ कमाना। उसके बाद द्वितीय उसका उद्देश्य होता है वहां के लोगों का कल्याण करना। जबकि जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है वहां पर क्या होता है कि पहले लोगों का कल्याण करना, वेलफेयर का वर्क करना, और द्वितीय उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अब देखिए, इसीलिए तो भारत, यहाँ पे देखिएगा भारत में एक से बढ़ के एक हॉस्पिटल खोले गए हैं। आप बताइए, सरकारी अस्पताल में जाइए, आप लोग सामुदायिक केंद्र पे जाइए, आप 1 रुपये की पर्ची कटवाइए, आपको पूरी जांच हो जाएगी। अब अच्छे से अच्छे डॉक्टर आपको देख सकते हैं। पर ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपको वेलफेयर का काम किया गया। अगर आप किसान हैं तो खाद ले रहे हैं, अगर कोई ट्रैक्टर खरीद रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, तो वहां पे आपको सब्सिडी दी जाती है, छूट दी जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके विकास के लिए, उत्थान के लिए, बताइए, गेहूं चावल अगर देखा जाए तो कोटे के माध्यम से आपको गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, जो कम दाम पे मिलता है, जबकि वास्तविक उसका लागत मूल्य उससे ज्यादा है। पर आपको बताइए 3 रुपया 4 रुपया किलो में अगर गेहूं चावल मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के कल्याण की भावना ही तो है, लोगों को कल्याण करने का उद्देश्य ही तो है, इंटेंशन ही तो है। तो जहां पे अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है तो वहां के लोगों के कल्याण के बारे में पहले सोचा जाएगा, और लाभ कमाना उसका क्या हो जाएगा, द्वितीय उद्देश्य हो जाएगा। जबकि जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तो वहां क्या होना, लाभ कमाना पहला उद्देश्य होगा, और लोगों का कल्याण करना क्या होगा, द्वितीय उद्देश्य हो जाएगा। तो ऐसे जगहों पे जो पूंजीवादी सोच वाले होंगे तो उनका विचार में यही होगा ना, सबसे अधिक से अधिक क्या करे, लाभ कमाए। तो सोचिए जरा सा, 1 लाख रुपया अगर हमारे ऊपर लगा रहे हैं तो लगाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है? लगाने के पीछे उनका उद्देश्य यही है ना कि जिससे भारतीय जो है इंग्लिश अगर सीख पाएंगे तो हमारा व्यापार क्या होगा, और सुगम रूप से चल पाएगा, और आसानी से क्या होगा, चल पाएगा। तो ध्यान देना है, आप 1813 के चार्टर एक्ट को आप कह सकते हैं, चाची को एक बार मिस करता हूं शिक्षा के लिए, जिसमें आप 3 बातें आपसे प्रश्न पूछा सकता है, 1, 2 और 3। चाय और चीन को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया पूरी तरीके से। अब व्यापार ये लोग नहीं करेंगे। इसके अलावा ईसाइयों को भारत भेजा गया धर्म प्रचार के लिए। और तीसरा बात किया गया, भारतीय शिक्षा एवं साहित्य के लिए 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष क्या जाएगा प्यारे, दिया जाएगा। हाँ, तो ये हो गया 1813। 1813 के बाद अब प्यारे अगला चार्टर एक्ट आएगा, कौन सा आएगा, 1833 आएगा। कौन सा आएगा, 1833। आइए इस एक्ट को और हम लोग खत्म कर लेते हैं, और उसके बाद जो अगला एक्ट होगा, जिसके बाद अगला एक्ट को हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में क्या करेंगे, फिर से इसका जो 3rd पार्ट आएगा तो हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा 1833 का जो चार्टर एक्ट था, अगर इसके तहत कहा जाए कि भैया क्या काम किया गया और क्या नहीं किया गया,
तो आइए इसके तहत अगर देखा जाए तो कह सकते हैं अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त था। पर इस एक्ट के तहत प्यारे आपको बताऊं ना, पूरी तरीके से इनका व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और कहा ब्रिटेन के लोग चाहे जो भी हो वो कहीं पे भी जाकर किसी भी चीज का व्यापार कर सकते हैं, अब उनके लिए कोई मनाही की बात नहीं है। और यही के तहत आपको बताऊं ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ध्यान देना है, अब ब्रिटिश कंपनी के नाम से जाने लगे, कर सकते हैं कि पूरी तरीके से ब्रिटिश यहाँ पे क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करिए कंट्रोल कर लिए। तो ध्यान देना, हमको लिखते भी चलना है इस क्वेश्चन को, ध्यान देना है। यहाँ से पहला पॉइंट अगर देखा जाए क्या क्या गया भैया, व्यापारिक एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मतलब जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको क्या किया गया, पूर्णतः क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। अब व्यापार जो होगा, कोई भी ब्रिटिश का व्यक्ति होगा, कोई भी ब्रिटेन संसद का व्यक्ति होगा, यूरोपीय व्यक्ति होगा, वो पूर्वी देशों के साथ क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। इसके साथ साथ ध्यान देना है गवर्नर जनरल की जो परिषद थे उसे संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। क्या किया गया, गवर्नर जनरल के परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो ध्यान देना है क्या किया गया, तो गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का क्या किया प्यारे, अधिकार दे दिया गया। और इसी में ध्यान देना है, इसी में 1834 में है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ध्यान देना लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ध्यान देना है विधि आयोग आया था। क्या था भैया, तो इसी एक्ट के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था। तो ध्यान देना है इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या किया गया, तो विधि आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। और ध्यान देना है इसी के तहत ध्यान देना विधि आयोग का गठन किया गया, जिसमें कुल ध्यान देना केंद्रीय सदस्य थे 4 सदस्य थे, केंद्रीय सदस्य थे भैया, गठन किया गया जिसमें कुल 4 सदस्य थे, केंद्रीय सदस्य थे, तो कुल 4 सदस्य थे, जिसमें कुल 4 सदस्य थे। इन्होंने क्या किया था, विधि आयोग का गठन किया गया, कानूनों के निर्माण के लिए विधि आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया। अब इसी तरह सबसे प्यारे बढ़िया काम क्या किया गया, ध्यान देना अधीनस्थ, ध्यान देना है अधीनस्थ सेवा में भारतीयों को शामिल किया गया, कह सकते हैं एसएस में सबऑर्डिनेट सर्विस। तो ध्यान देना सबऑर्डिनेट सर्विस जो मतलब छोटे मतलब आईएएस में नहीं, अगर आईएएस की बात करेंगे तो यहाँ नहीं होगा, पर जो अधीनस्थ सेवा थे, अधीनस्थ सेवाओं में भारतीयों को शामिल किस सेक्टर के तहत किया गया, तो अधीनस्थ सेवाओं में भारतीयों को भी मौका मिलने लगा, को भी अधीनस्थ सेवाओं में अपना एग्जाम देकर उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ध्यान देना ये चारों काम प्यारे किसके तहत किया गया, तो ये चारों काम ध्यान देना है इसके तहत किया गया। जबकि वही आपको बताऊं, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, जो अधीनस्थ सेवाओं में भारतीयों का योग शामिल कब किया गया, 1833 चार्टर एक्ट के तहत। पर वही जो आईएएस आईपीएस का पेपर था, उसका एग्जाम था, तो उसे ध्यान देना 1853 के चार्टर एक्ट के तहत लाया गया था। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से डोमिनेट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ भारतीयों को शामिल, तो भारतीयों को शामिल अगर सर्विस में देखें शामिल सेवा के क्षेत्र में, तो सेवा के
क्षेत्र में देखेंगे प्यारे तो 2 एक्ट याद करेंगे। ध्यान देना, अगर सबऑर्डिनेट सर्विस देखेंगे, सबऑर्डिनेट सर्विस देखेंगे एसएससी में, मतलब एसएस में, मतलब सबऑर्डिनेट सर्विस में देखेंगे, सेवाओं में देखेंगे, इसे किस एक्ट के तहत लाया गया था? 1833 एक्ट के तहत लाया गया था। और जबकि वहीं आईएएस आईपीएस जैसे एग्जामों में भारतीयों को किस एक्ट के तहत शामिल किया गया था? तो ध्यान देना है 1853। तो अगर आईएएस आईपीएस को अगर पूछा जाए शामिल कब किया गया था तो 1853 के तहत किया गया था। जबकि अध्ययन सेवाओं में भारतीयों को कब शामिल किया गया था? 1833 के एक्ट के तहत किया गया था। तो प्यारे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको अगले पार्ट पे और बना दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा हिस्टोरिकल लाइफ है, लंबा है, प्रोसेस है। तो मैं पीपीटी की यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर पीपीटी यूज करता तो ये चीज़ें थोड़े से कम समय में हो जाते हैं, पर देखूंगा अगर ऐसा लगेगा तो मैं पीपीटी का यूज कर लूँगी, क्योंकि हमको अधिक से अधिक बातों को क्या करना है, समझना है कम समय में। तो देखिएगा, तो आज हम लोगों ने क्या क्या समझा। इसके पहले एक तो हम लोग आज ने क्या पढ़ा भैया? पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा। क्या पढ़ा भैया? पिट्स, पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा। एक्ट सेटलमेंट के बाद हम लोग क्या पढ़ा? एक्ट सेटलमेंट में क्या था? सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों को गवर्नर जनरल परिषद से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को क्या किया गया? फोर्ट विलियम तक ही क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। इसके बाद हमने कहा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा, जिसमें ध्यान देना है रेगुलेटरी एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए क्या किया गया था? लाया गया था। अब यह एक्ट ब्रिटेन के पीएम विलियम पिट्स के अध्यक्षता में क्या किया गया था? लाया गया था ना। इसके बाद मैंने कहा सीओडी के नियंत्रण करने के लिए क्या किया? बीओसी का गठन किया गया था। और उसके साथ साथ यहाँ पे ध्यान देना है व्यापारिक अधिकार वाणिज्य मामले कौन देखेगा? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। और वहीं बीओसी क्या करेगा? तो यह राजनीतिक गतिविधियों को भारत के अंदर क्या करेगा? देखेगा। इसमें 6 सदस्य होंगे, एक तो वित्त मंत्री, एक राज्य मंत्री, और क्या होगा? प्रीवी काउंसिल होगा। और ध्यान देना गवर्नर जनरल की परिषद संख्या को 4 से घटाकर कितना कर दिया गया था? 3 कर दिया गया था। और वही गवर्नर जनरल को क्या मिल गया था भैया? वीटो पावर मिल गया था। ये सारी बातें हमने क्या किया था इसमें समझा था। और कंपनियों को ध्यान देना है कर्मचारियों को उपहार लेने से क्या किया गया था? प्रतिबंध कर दिया गया था। इसके साथ साथ मैंने कहा 1793 चार्टर एक्ट के तहत तो ध्यान देना 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार और बढ़ा दिया गया था। अब बीओसी का वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा और 5 लाख प्रति अग्रिम दिया जाएगा ब्रिटेन के संसद को। और उसके साथ साथ ध्यान देना गवर्नर जनरल की शक्तियों को क्या कर दिया गया? वृद्धि कर दिया गया। ये चारों काम कहाँ किए? 1793 के तहत। फिर 1813 के तहत हमने क्या देखा? चाची को एक बार मिस करता हूँ शिक्षा के लिए, चाची को एक बार मिस करता हूँ शिक्षा के लिए। चाची बहुत अच्छा पढ़ाती है ना, इसीलिए मिस कर रहे हो। तो देखो, तो चाय एवं चीन को छोड़कर व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसके साथ साथ ध्यान देना ईसाइयों को भारत में भेजा गया, धर्म प्रचार के लिए भेजा गया कि जाइए धर्म का प्रचार विचार कीजिए। अब ये भी मैंने बताया था, अगर जिस परिवार के उसके पिता की मृत्यु हो जा रही है तो उसके पिता की संपत्ति तभी दी जाएगी जब वो ईसाई धर्म को अपनाएगा तभी। इसके साथ साथ ध्यान देना भारतीय शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए कितना रुपया दिया जा रहा था? 1 लाख रुपया दिया गया था। इसके साथ साथ मैंने लास्ट वाला आपको क्या पढ़ा? व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः क्या कर दिया गया? पहले समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था, जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 4 थे। और अधीनस्थ सेवाओं में भारतीयों को शामिल किया गया। और ध्यान देना है मतलब जो छोटे लेवल के वैकेंसी थे उसमें भारतीयों को शामिल किया गया, पर आईएएस जैसे एग्जामों के लिए कब किस एक्ट के तहत किया गया? 1853। तो चलिए आज मैं क्लास को यहीं पर क्या करता हूँ? डाइन करता हूँ। और फिर अगला क्लास जो होगा, इसी का अगला जो पार्ट होगा फिर आपके समक्ष मैं लेकर उपस्थित होऊंगा। और इसमें जो भी समस्याएं होंगी, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो इसे अधिक से अधिक क्या करिए? शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर कहीं कमियां हैं तो उसे कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।